आज हो रही है लोग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ठीक है, जाने तो वीडियो जो भी। ठीक है, नमस्ते, गेम चो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, के मुनाचो, कसा का है, राम राम गाइस। ठीक है, और भाई वी आर बैक टू द 10 मिनट सीरीज। स्टार्ट करते एकदम 10 मिनट का रखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बैंकिंग चैप्टर है और आई प्रेफर करता हूँ कि तुम लोग पहले जो लॉन्ग वीडियो मैंने डाल रखी है वो देख लो, अगर नहीं देखी है। ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, और डेडिकेटेड वीडियो में चैनल पे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर। ठीक है, अगर ये भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने यहाँ पे बैंकिंग लिखा है, अब ठीक है आज बैंकिंग पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ कर तुम लोग को बताओ होगा। आई गेस तुम लोग के लिए तो परसों हो गया, परसों सीबीएसई का रिजल्ट आया था। तुम्हारे भाई ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। ठीक है भाई, मेरा भी रिजल्ट था सीबीएसई का, तुम्हारे भाई ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 96.4% आई थी भाई। तो अकाउंट्स में 98 आया भाई, इकोनॉमिक्स में 99, बिजनेस में 97। तो ठीक है भाई, चल अब वो चलो ऐसे डांस नहीं करते। चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं हम लोग का। 10 मिनट सीरीज चल रही है। ठीक है, गला अभी भी मेरा क्या हुआ तो इग्नोर करें थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैंकिंग में को सबसे पहली चीज पढ़े कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक कैसे होते हैं, जो भी नॉर्मल बैंक जिन पे तुम डे टू डे इंटरेक्शंस करते हो ना, जहाँ पे तुम लोग जाते हो वहाँ पे ये इन सबको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, इन लोगों को कमर्शियल बैंक इसलिए बोलते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक इसलिए बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो 3 काम करती है। ठीक है, एक करती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, हम लोग का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। दूसरा हम लोग को लोन लेंड करती है। एंड तीसरा ये भी जो पैसा होता है ना वो सब इन्वेस्ट करती है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तुम्हें क्या लगता है लोन लोग बैंक वगैरह है जो हम लोग की सर्विस के लिए बने? नहीं भाई, इन लोगों का भी मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। ठीक है, इन लोगों का एक तरीके का बिजनेस ही है। ठीक है, बैंकिंग भी एक तरीके का बिजनेस है, क्योंकि जो भी लोगों का पैसा आता है वो फर्दर उसको इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उन लोगों का। मतलब तुम समझ रहे हो, इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो बीच में गैप बना तुम लोगों को दे दिया, तुम्हारा पैसा बीच में जो गैप बन गया वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं इधर बना के दिखाऊंगा, 10 मिनट्स में डेडिकेटेड वीडियो में ही है। ठीक है, बट मैं बताता हूँ मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखो ना, जब भी कमर्शियल बैंक में ना इनिशियल डिपॉजिट जमा किया जाता है, मान लो कि मैंने ना हजारों करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए, मैंने तो नहीं करे बट 1000 करोड़ रुपए, मान लो 1000 रुपए चलो मान लेते हैं कि डिपॉजिट हुआ बैंक में। ठीक है, तो बैंक को क्या कहा जाता है ना, ये सेंट्रल बैंक होता है हमारा, जो जैसे हमारी कंट्री का आरबीआई है, तो वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भैया कुछ परसेंट जो हम बताएंगे, मान लो कि सेंट्रल बैंक देगा 10%, तो 10% पैसा आपको एज बेसिकली एज तुम समझ लो कि ऐसा रिजर्व अपने पास रखना है, जिससे अगर बाद में जरूरत पड़े तो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, और 10% का 20% भी हो सकता है, जितना आरबीआई बोले बेसिकली। ठीक है, तो मान लो कि हमसे बोला कि बैंक से बोला कि 1000 रुपए आप पे है, तो आप उसमें से 10% का एटलीस्ट रिजर्व बना के रखो। हम लोगों ने भाई 10 रुपए का, 10 भी नहीं, 10% तो 100 रुपए हो गए। ठीक है, तो हमने 100 रुपए का रिजर्व बना लिया, तो हम पे 900 रुपए जो बचे उसको बैंक लोन दे देते हैं। ठीक है, अब जब 900 रुपए का बैंक लोन देता है, ठीक है, तो वो लोन किसी और को दिया जाता है, फिर वो बंदा भी खर्च करता है, तो फिर से वो बैंक में आता है, फिर ऐसा होता है, फिर बैंक उसका 10% बचाता है, फिर लोन देता है। तो ऐसे ऐसे करते करते बैंक बहुत पैसा कमा लेता है फर्दर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये एग्जाम में आना जरूरी है, तो डेडिकेटेड वीडियो में भी देख लेना, पूरा प्रोसेस होता है, टेबल वगैरह है, कैसे करना है वो मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। तुम्हें पता है ये पैसा ना, मान लो कि 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ है, अब वो पैसा ना कितना परसेंट डबल होगा, मतलब मान लो कि 10 टाइम्स डबल होगा, 5 टाइम्स डबल होगा, वो हम पता लगा सकते हैं एक फॉर्मूला से, जिसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। बट अगर तुमने टेबल नहीं पढ़ी है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है 1/CRR। देखो सीआरआर पता है क्या होता है, ये देखो आगे भी है, मैं बताऊंगा क्या होता है, बट सीआरआर वो होता है बैंक को, मैंने बताया ना, बैंक सेंट्रल बैंक बेसिकली कमर्शियल बैंक को बोलता है कि इतना परसेंट आपको रखना है, तो इतना परसेंट जो होता है ना वो सीआरआर होता है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कि इतना परसेंट हम लोग को क्रेडिट, इतना परसेंट हम लोग को सेंट्रल बैंक के साथ रखना होता है। ठीक है, अब मान लो कि 10% है, तो ठीक है, तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/10। ठीक है, तो मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपये जमा किया है तो हम लोग का फाइनल जो हम लोग का इनकम हो जाएगी उससे, वो एटलीस्ट 10,000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स रखा है। तो उसके बाद आ जाता है सेंट्रल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक तो पता है, हम लोग कमर्शियल बैंक के साथ डील करते हैं और हमारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ डील करते हैं। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारी कंट्री का है आरबीआई, जो 1935 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो सारी बैंकिंग बेसिकली सारी बैंकिंग बॉडीज को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, और उनके लिए बेसिकली फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज वगैरह। ठीक है, और हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसको सोल अथॉरिटी दे रखी है नोट्स इशू करने की, करेंसी इशू करने की। ठीक है, बाकी करती तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखो सबसे पहला होता है इशूअर ऑफ करेंसी। तुम्हें पता है जो भी हमारे यहाँ पे नोट वगैरह जो छपते हैं वो सब आरबीआई छाप के देता है। ठीक है, बट इसमें भी सारे नहीं छपते। देखो मतलब 1 रुपये का कॉइन, ठीक है, ₹1 मतलब ₹1 का कॉइन। ठीक है, एंड ₹1 का कॉइन कह रहा हूँ। ठीक है, ₹1 का नोट एंड ऑल कॉइन्स। ठीक है, ये सब कौन करता है, ये सब प्रिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं प्रिंट, बाकी सब सेंट्रल बैंक करता है हमारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ये याद रखना, ये याद रखता है एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है सब चीज़ें, और बाकी जो बचे हुए सारे नोट बच गए वो सब हमारा आरबीआई इशू करता है, ठीक है। हमने सिर्फ आरबीआई को सोल अथॉरिटी क्यों दी है, जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहा है। सोचो हम 10 लोगों को कह रहे थे कि आप भी इशू कर लो, आप भी इशू कर लो, तो क्या पता उन दोनों की मशीन कुछ अलग होती, कुछ अलग होता है, तो थोड़ा चेंज आ जाता नोट में। तो हमें यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी थी ना, मतलब हमेशा सेम नोट रहे, वरना तो लोगों को शक होने लगेगा। तो पता है भारत में लोग कैसे ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है, तो शक होने लगेगा, ऑब्वियसली उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इशूअर ऑफ करेंसी में सोल अथॉरिटी दे रखी है आरबीआई को, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये जो हम लोग कमर्शियल, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कमर्शियल बैंक से नहीं मिलती, वो सीधा सेंट्रल बैंक से बातचीत करती है। तो जो बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो बैंकर है गवर्नमेंट को, ठीक है। वो गवर्नमेंट के लिए 3 चीज़ें करता है, ठीक है। एक तो वो गवर्नमेंट के लिए अपना बेसिकली बैंकर है, सबसे पहला तो है ही बैंकर ही है, ठीक है। दूसरा एजेंट है, और तीसरा है फाइनेंशियल एडवाइजर, एफ डॉट ए लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक क्या करता है, बेसिकली अपना गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट मेंटेन करके रखता है, और उसी में सारे लोन वगैरह देना होता है, वो सब वो अपना आरबीआई कर लेता है, ठीक है। और एज अ एजेंट वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट की वो भी सिक्योरिटीज वगैरह या फिर कुछ भी सेल या बाय करना होता है ना, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को एक मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, ठीक है। तो ये 3 काम करता है एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। फिर जो हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रूल है, अब देखो मैंने बोला ना, जो जो भी हम लोग की सारी ट्रांजेक्शन कमर्शियल बैंक के साथ होती है, वो कमर्शियल बैंक की ट्रांजेक्शन सेंट्रल बैंक के साथ होती है। तो ये बैंकर का भी बैंक है, मतलब सारे बैंकों का बैंक हमारा आरबीआई है, पापा है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो भी लोन देना होता है या लोन बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करने होते हैं, ये सब काम कमर्शियल बैंक के लिए कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक लोन देता है उनको और उनके डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर आ जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तुम सपोज करो कि ना कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है तो आखिरी में ना वो लोग सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं, सेंट्रल बैंक उनको हमेशा लोन दे देगा और वो बेसिकली सिक्योरिटी रखवाएगा उसके बदले में, ठीक है। अगर कहीं से भी लोन मिल रहा है तो बेसिकली लास्ट में आप सेंट्रल बैंक को जा सकते हो, वो आपको लोन दिलवा देंगे, इसलिए उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। फिर आ जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई हमारी कंट्री का ना सारा फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास ही रहता है, सेंट्रल बैंक के पास ही रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर आ जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 2 बैंक है, बैंक ए और बैंक बी, ठीक है, दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो अब वो उनके बीच में ना कैश ना हो ज्यादा एक्सचेंज, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, तुम्हें पता है सेंट्रल बैंक के पास ना सारे बैंकों के अकाउंट होते हैं, तो सेंट्रल बैंक उधर से एक अकाउंट से क्रेडिट कर देता है और एक अकाउंट से डेबिट कर देता है, इसलिए 2 बैंकों के बीच की कैश ट्रांजेक्शन बच जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फिर बेसिकली अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, बात देखिए, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसके बाद ना आरबीआई बेसिकली ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट देखो ये सब तो फंक्शन है, बट मेजर फंक्शन आरबीआई का यही है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बेसिकली आरबीआई मॉनिटर करता है कि कितना लोन बेसिकली लोगों को बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करता है, देखो मैं बता दूं 2 चीज़ें। देखो हो सकता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, ठीक है, या हो सकता है इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए आरबीआई कैसे मदद करता है, क्या पता इन्फ्लेशन हो, क्या पता डिफ्लेशन हो, ठीक है। तो पहले हम केस ले लेते हैं इन्फ्लेशन का, ठीक है। मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, सबसे पहले आ जाती है बैंक रेट, ठीक है। मैं भाई कंफर्म कर लेता हूँ, रुक जाओ, यही है ना, रुक जाओ, बुक में ना कुछ कट भी हो रखा है, मेरे को बता रखा है भाई, 10 से 11-12 मिनट की वीडियो हो जा सकती है। और भाई अगर तुम लोग को मेरा रिजल्ट देखना है तो मैं अभी डाल देता हूँ रिजल्ट भी, तो वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है। बैंकिंग में ठीक है, आ जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाँ तो बैंक रेट क्या होता है, देखो बैंक रेट में एग्जैक्ट वर्ड सुनो मेरे, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। जब ना बेसिकली तुम समझो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, ठीक है, आरबीआई से, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। तो अगर मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब इकोनॉमी में बहुत पैसा है, सरप्लस पैसा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा भैया आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि आरबीआई ना लोन का रेट बढ़ा देता है। आरबीआई कहता है कि पहले आप 10% में लोन ले रहे थे, अब हम कहते हैं अगर आपको लोन लेना है हमसे तो आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो बहुत से बैंक होंगे वो कहेंगे नहीं हमें लोन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाहर इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, अगर वो लोन लेंगे नहीं तो वो लोन बांटेंगे कैसे, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा और इससे इन्फ्लेशन सही होगा, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन हम लोग को करना है तो बैंक रेट बढ़ा देना चाहिए। रेपो रेट यही सेम चीज होती है, बस ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, तो इसको भी बढ़ा देंगे। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, देखो रेपो रेट का रिवर्स, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग देखो तो लोगों को पता है हम लोग कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके लिए हम लोग सेविंग अकाउंट होते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलता रहता है, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में बताओ तुम्हारे अकाउंट में आता होगा, मेरे को 500 रुपये पड़े थे, 8 रुपये का इंटरेस्ट आया था, ठीक है, बहुत हैवी, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग ना जैसे कमर्शियल बैंक के साथ पैसा रखते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो कभी कभी ये केस भी होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ पैसा रखते हैं और उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आरबीआई कहती है कि भैया पहले आपको ना मतलब मान लो 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, अब हम आपको 15% देंगे, आपको बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा, तो आप लोग लोन ज़्यादा लोगे, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो मान लो कि पहले आरबीआई कह रहा था कि अगर आप हमारे पास पैसा रखोगे तो हम 10% इंटरेस्ट देंगे, वो खुश हो गए। अब आरबीआई कहता है हम 15% इंटरेस्ट देंगे, तो और ज्यादा बैंक रखने लगेंगे पैसा। तो इससे क्या होगा, सब लोग पैसा अपना आरबीआई के पास रख देंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं लोन देने के लिए, तो इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीआरआर और एसएलआर। देखो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, देखो दो तरीके के फंड्स होते हैं। आरबीआई कहता है कि कुछ अपना पैसे का, टोटल पैसे का रेशियो आप अपने पास रखो और कुछ हमारे साथ रखो। ठीक है, तो ये जो सीआरआर होता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मान लो कि हमारे कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने कहा कि 10% सीआरआर और 10% एसएलआर, तो 1000 रुपए में से 100 रुपए उसको अपने पास रखने पड़ेंगे एसएलआर, और उसमें से 100 रुपीज उसको सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ेंगे एज रिजर्व। ठीक है, एज सीआरआर। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो सीआरआर बोलता है जो उनको बेसिकली आरबीआई के साथ रखना है, और एसएलआर जो अपने पास रखना है। ठीक है, अब मान लो कि इंटरेस्ट, अब ये रेट बढ़ा दिया गया। मान लो पहले कहते थे कि आपको 10% रखना है, बट अब कह रहे हैं 20% रखना है। तो अब इससे क्या होगा, पहले आपके 200 रुपए खर्च हो रहे थे, बजट मतलब 200 रुपए आपको रखने पड़ रहे थे, अब आपको 400 रुपए रखने पड़ रहे हैं। तो आप पे लोन देने के लिए सिर्फ 600 रुपए बच गए। तो इससे क्या होगा, 800 से 600 हो गए। तो इससे इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा और इन्फ्लेशन कवर होगा। तो इसको भी हम बढ़ा देंगे अगर इन्फ्लेशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ना कि जब ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है, तो बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो गवर्नमेंट बेसिकली सिक्योरिटीज होती है ना, वो ओपन मार्केट में बेच देता है, सेल कर देता है। मान लो बाहर पैसा बहुत है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत है, तो इस केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमारा बेसिकली सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ना कोई भी सिक्योरिटी कहता है गवर्नमेंट से कि भैया आप सिक्योरिटी सेल कर दो। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटी सेल करेगी। ठीक है, इधर साइड जाएगी सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब उन्होंने सिक्योरिटी सेल कर दी और उनके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत पैसा था। ठीक है, अब उसको कम करना है तो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी को सेल कर देंगे बेसिकली। ठीक है, सेल कर देंगे तो सिक्योरिटी सामने वाला बचाई जाएगी, पैसा हमारे पास आएगा, इससे इकोनॉमी में पैसा कम होगा और अपना इन्फ्लेशन कवर होगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे सेल। ठीक है, फिर आ जाता है क्वालिटेटिव में। देखो ये दो कट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है, मैं पढ़ाता तीनों। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा 10 मिनट तो हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो मॉरल सिचुएशन क्या होता है, कभी कभी ना मतलब ये तुम समझो, एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है। देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो सारे सेक्टर पे साथ में इफेक्ट करते हैं, मतलब ये बैंक रेट वगैरह सीआरआर सारे सेक्टर पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, बट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो किसी सिलेक्टेड सेक्टर के लिए होते हैं। ठीक है, वो तो एज पर गवर्नमेंट है किसके लिए करना होने। ठीक है, तो मॉरल सिचुएशन क्या होता है, मॉरल सिचुएशन मतलब गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई जो भी कहे ना, वो कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि अब कि सीधा आरबीआई ना गवर्नमेंट से कह रही थी, कमर्शियल बैंक से कहती है कि भैया बाहर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, आप लोन मत दो, अपना हाथ रोक दो। ठीक है, तो जो भी आरबीआई कहता है वो करना पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको बहुत सारी सजाएं मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पैसा हमें बाहर इकोनॉमी में बचाना है, बट कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनको पैसे की जरूरत तो है, अगर उनको हमने उनके पैसों की जरूरत पूरी नहीं करी तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में ना क्या करती है गवर्नमेंट की, क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग, इसमें क्या होता है, जो सिलेक्टेड सेक्टर से जिनको जरूरत है सिर्फ उनको मिलता है और बाकी लोगों को पैसा मिलता ही नहीं है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दी क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, जब भी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारे में आ रहा है फिलहाल क्वालिटेटिव में, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये इससे बढ़ा दी सीयूडी में आ सकते हैं। ठीक है, मैं सीयूडी की तैयारी भी कराऊंगा तुम लोगों को बाद में। ठीक है, फिलहाल मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तुम ना देखो इंग्लिश में बोलो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द गैप बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट। ठीक है, अब तुम समझ लो, तुम ना लोन लेने जाते हो गवर्नमेंट के, तुम लोग बैंक में लोन लेने जाते हो। ठीक है, मान लो तुम लोन लेने गए तो वहाँ पे तुमने कहा 80 लाख का लोन चाहिए, तो मान लो कमर्शियल बैंक कहता है कि भैया आप ना पहले 1 करोड़ की सिक्योरिटी अपने पास हमारे पास जमा करके जाओ, तो हम आपको 80 लाख का लोन देंगे। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप हुआ ना लोन और सिक्योरिटी के अमाउंट का, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, अगर मार्जिन बढ़ा दिया, अब मान लो कमर्शियल बैंक है, वो बेसिकली सेंट्रल बैंक के पास गया कि हमें लोन चाहिए 80 लाख का। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है आप 1 लाख की मतलब बेसिकली सिक्योरिटी दो, हम लोन ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में तो बहुत से लोगों को लोन मिल जाएगा। ठीक है, बट मान लो कि आरबीआई ने कह दिया कि नहीं भैया, अब ना अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी हमारे पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, सब लोग सोचेंगे भाई 1 करोड़ की सिक्योरिटी तो सब ले आएंगे, बट 1.5 करोड़ की तो सब लोग ला नहीं पाएंगे, 80 लाख का 1.5 करोड़ की, तो इससे क्या होगा, लोन कम जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी मार्जिन को बढ़ा देना है अगर लोन कंट्रोल करना है। ठीक है, और ये वैसे तो जनरली अगर बोला जाए कि इन दोनों के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि मान लो कि मैंने अभी 80 लाख का लोन लिया। ठीक है, और जो मैंने सिक्योरिटी रखी उसका अमाउंट 1 करोड़ है। ठीक है, मान लो जब मेरे को लोन रिकवर करना पड़ा तो वो सिक्योरिटी का प्राइस ही गिर गया। ठीक है, तो इतना भी ना गिर जाए कि हम जितना रिकवर करना तब तक कर ही नहीं पाए, इससे उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता ही होता है। ठीक है, अब मान लो इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली समझ लेना, और मैं फिर से समझाऊंगा नहीं, बस इन दोनों को उल्टा उल्टा करते जाना। ठीक है, जिसको बढ़ाया तो उसको कम कर दो, उसको कम कर दो, इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, इसको परचेज कर दो। बाहर इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो बाहर से सिक्योरिटी परचेज करो ना, पैसा दे दो। ठीक है, परचेज हो गया। और मॉरल सिचुएशन में भैया पहले हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे, अब हम करेंगे वो बढ़ाएंगे, उनको बेसिकली प्रमोट करेंगे। ठीक है, लोन देना। ठीक है, इंट्रोड्यूस करी थी क्रेडिट राशनिंग, इसमें हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव।
और मार्जिन रिक्वायरमेंट को बेसिकली कम कर देंगे, कहेंगे अब 1 करोड़ में मिल जाएगा, और 1.5 करोड़ में मिलने की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये 10 मिनट नहीं 12 मिनट चला गया, ठीक है, क्योंकि मतलब वैसे भी बात भी करी हम लोगों ने थोड़ी, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोग को सिलेबस मतलब अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है, तुम लोग देखना भाई, तुम लोग की कृपा है मेरे पे, हुआ है भाई, ठीक है। तो फिलहाल इतने रखेंगे आज की क्लास में, ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। बस वही बोलूँगा सेम भाई की मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी रेगुलर वीडियो चल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, और इसकी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली इसके हैंड रिटन नोट भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन उसमें उसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।